भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट, सिविल लाइंस, कानपुर। तो बच्चों, वरदान सीरीज चल रही है। इसके 3 एपिसोड हो चुके हैं और हर एपिसोड में मैं आपको बायोलॉजी के 21 टॉपिक्स बताता हूं। आज इसी सीरीज में एपिसोड 4 होने जा रहा है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक एपिसोड में 12th की एनसीईआरटी, अगले एपिसोड में 11th की एनसीईआरटी। तो एपिसोड 3 में 12th की एनसीईआरटी हुई थी, अब एपिसोड 4 में एनसीईआरटी 11 21 टॉपिक्स। तो नीट 2024 एग्जाम में ये टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आपको वरदान सीरीज में एपिसोड बाय एपिसोड बताए जा रहे हैं। तो बच्चों, आशा करते हैं 3 एपिसोड हो चुके हैं और इन 3 एपिसोड में बताए गए 21 टॉपिक्स से आपको रिवीजन बहुत अच्छे से हो गया होगा। और अगर इनमें से कोई टॉपिक जिस पर आपने कम फोकस किया होगा तो मेरे कहने के बाद आपने जरूर फोकस किया होगा। और अगर इन टॉपिक से कोई क्वेश्चन 5 मई को एनटीए के पेपर में मिलता है तो आप विश्वास मानिए आपका वो क्वेश्चन 100% सही होगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं वरदान सीरीज नीट 2024 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एपिसोड 4 एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी में 21 टॉपिक्स। तो देखते हैं आज एपिसोड 4 में 11th की एनसीईआरटी में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आने की संभावना बन रही है आने वाले एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 4 जय श्री कृष्ण जय श्री राधा। सबसे पहला टॉपिक है बच्चों क्लासेज ऑफ फंजाई, सेकेंड चैप्टर। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंजाई की जो क्लास दी गई हैं कौन कौन सी? 4 क्लास, फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स एंड ड्यूटेरोमाइसीट्स। तो हो इस बार क्लास से क्वेश्चन जरूर आएगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप लोग फंजाई की 4 क्लास पढ़ लीजिए। सेकेंड टॉपिक है आपका वर्टिबल कॉलम, मोमेंट एंड लोकोमोशन। जहां पर आप स्केलेटन सिस्टम पढ़ते हैं वहां पर आपको वर्टिबल कॉलम पढ़ना होगा। खास बात, अब जो एनएमसी का न्यू सिलेबस आया है, जो एनएमसी का नया सिलेबस आया है, तो ये चीज जो है एनएमसी के नए सिलेबस में प्रैक्टिकल में भी रखी गई है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल का भी सिलेबस है, तो इंपॉर्टेंट है, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों। टॉपिक 3 किंगडम मोनेरा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। किंगडम मोनेरा ये भी सेकेंड चैप्टर में आपका आएगा। तो किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो किंगडम मोनेरा को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि इस बार यहां से 1 या 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, बाकी तो आपने पढ़ा ही होगा। टॉपिक 4 प्लांट किंगडम में जा रहे हैं। तो टॉपिक 4 प्लांट किंगडम में एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। अभी फिलहाल हम आपको प्लांट किंगडम में केवल एल्गी बता रहे हैं। तो अभी जो इस एपिसोड में हम आपको प्लांट किंगडम में बता रहे हैं वो एल्गी है और मुझे लग रहा है कि एल्गी से इस बार क्वेश्चन होना चाहिए। बाकी ईश्वर की मर्जी। हमारा तो एक्सपीरियंस और जो हम 23, 22, 21 का पेपर को स्टडी करते हैं उसके बाद एक कंक्लूजन निकालते हैं कि हाँ ये आना चाहिए। तो ये 4 टॉपिक आप देख लीजिए। प्लांट किंगडम में एल्गी और सेकेंड चैप्टर जो है उसमें आपको क्लासेज ऑफ फंजाई और किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक हो गए। आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 5 है एनिमल किंगडम से। तो एनिमल किंगडम जिसके बारे में बहुत सारा बेसिक मैंने आपको बताया और बहुत सारे बच्चों का मैंने एक जो भी एनिमल किंगडम किसी भी दूसरी कोचिंग के मॉड्यूल में पढ़ाया जा रहा था, बहुत सारे पुराने नए बच्चों ने इसके वीडियोस देखें जहां पर आपको बताया गया कि एनिमल किंगडम जितना एनसीईआरटी में होता है उतना ही पढ़ना होता है। अगर किसी एनिमल किंगडम में 5 लाइन्स हैं, 6 लाइन्स हैं, तो बस वही 5-6 लाइन्स ही पढ़ना है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो हमारा गेस कह रहा है कि इस बार आप
नॉन कॉर्डेटा में ये सब नॉन कॉर्डेटा में आएगा, ये सब जो है नॉन कॉर्डेटा में जो स्टार्टिंग के होते हैं फाइलम पोरीफेरा टू एस्केलमेंथीज, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज और एस्केलमेंथीज। तो इन फाइलम को जरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मुझे लग रहा है यहाँ से क्वेश्चन होना चाहिए। देखते हैं 5 मई को क्या होता है। तो एनिमल किंगडम में नॉन कॉर्डेटा में आपको पोरीफेरा से एस्केलमेंथीज। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर इसको आप ऐसे माने कि मान लीजिए हम गेस की बात कर रहे हैं, आप ऐसे मान लीजिए कि इसी बहाने आपका रिवीजन का शेड्यूल हमने डिसाइड कर दिया। अब कोई बच्चा अपने घर में बैठा होगा, उसे एनिमल किंगडम पढ़ना है, तो अब वो एनिमल किंगडम ना पढ़े, आज जो हमने बताया है बस पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज और एस्केलमेंथीज इतना पढ़ ले, अगले दिन फिर और पढ़ लीजिएगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो 21 टॉपिक्स में बता रहा हूँ, इससे आपको पूरी एनसीईआरटी में रैंडमली पढ़ने का मौका मिल जाएगा। अपने मन से सोचने में भी समय लगता है, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? हम तुम्हें सोचने भी नहीं देंगे तुम्हें क्या पढ़ना है, हम खुद ही बता रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बस आप काम केवल क्या करना है, जैसे ये आपका वीडियो पढ़ता है, जैसे यूट्यूब पर अपलोड होता है शाम को, फौरन उस वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए, नोट कर लीजिए और फिर जल्दी से 1 घंटे के अंदर 21 टॉपिक रिवाइज कीजिए। ये बहुत अच्छा तरीका है। इन 7 दिनों में आपको दोनों एनसीईआरटी में बहुत कुछ अच्छे से रिवीजन करने का मौका मिलेगा। बहुत सारे बच्चों ने बताया भी कि सर आपके इस एपिसोड को शुरू करने के बाद, इस वरदान सीरीज को शुरू करने के बाद हम लोग बहुत कम टाइम में बायो को रिवाइज करने लगे हैं। ऐसे हम पहले सोचते थे हम क्या पढ़ें क्या, तो अब ऐसे शाम को 7 बजे जैसे वीडियो अपलोड होता है, आपका हम वीडियो खोलते हैं, देखते हैं और उसको देखने के बाद नोट करते हैं, और नोट करने के बाद बहुत जल्दी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा 1-1.5 घंटे में 21 टॉपिक हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और एनसीईआरटी से ही बच्चे पढ़ लेते हैं। मान लो किसी को 2 घंटा भी लग सकता है, लेकिन एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप रिवीजन कर सकते हैं। बाकी तो हमारा अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस जो है वो कहता है कि जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन आपको 5 मई को एनटीए के पेपर में जरूर मिलने चाहिए, बाकी ईश्वर की मर्जी। तो टॉपिक 5 में पोरीफेरा टू एस्केलमेंथीज आपका एनिमल किंगडम में पढ़ लीजिएगा। टॉपिक 6 में देखिए एनाटॉमी ऑफ लीफ। तो इस चैप्टर में हमने पहले वाले भी एपिसोड में शायद कुछ बताया हो, एक और एपिसोड मिलेगा उसमें भी बताएंगे। फिर अभी मैं आपको एनाटॉमी ऑफ लीफ पढ़ने को कह रहा हूँ, जिसमें डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों की लीफ पढ़नी है। आप ध्यान रखिएगा, रूट का भी मैंने बोला है, तो एनाटॉमी ऑफ लीफ पढ़ना है आपको डाइकॉट एंड मोनोकॉट में। टॉपिक 7 है सेल वाले चैप्टर में प्रोकैरियोटिक सेल। फिर मैं कह रहा हूँ आपसे, प्रोकैरियोटिक सेल जो एनसीईआरटी में लिखी वो पढ़नी है। किसी टेक्स्ट बुक में, किसी मॉड्यूल में क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं। जो जो लाइंस प्रोकैरियोटिक सेल की एनसीईआरटी में दी गई हैं, बस उन्हीं लाइंस को आपको पढ़ना है। तो सेल में आप प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ लीजिएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस बार के लिए सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, अब सेल थ्योरी को लेके बड़ा कंट्रोवर्सी है। सेल थ्योरी जो आप पढ़ते हो वो कुछ अलग है, जो सेल थ्योरी एनसीईआरटी में है वो उसमें थोड़ा सा और अच्छी अच्छी लाइनें लिखी हुई हैं। तो भाई एनसीईआरटी से आपको सेल थ्योरी पढ़ना है, और मुझे लग रहा है कि कोई एक क्वेश्चन सेल थ्योरी से आना चाहिए इस बार। भाई क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। हम तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर टॉपिक को यहाँ पर लिख रहे हैं। तो सेल वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक सेल और सेल थ्योरी, तो आप इससे रिवाइज करें। टॉपिक 9 में हम आ रहे हैं बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में। तो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर जो आपका है, बायोमॉलिक्यूल नाम का जो चैप्टर है बच्चों, उसमें एक टॉपिक है मेटाबोलाइट्स। अब मेटाबोलाइट्स पिछले कई एग्जाम्स में बहुत अच्छे से पूछा गया। यहाँ 2 टाइप्स के होते हैं मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये पूरा पढ़ लीजिएगा, इसमें एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल को पढ़ लीजिएगा और जो मैटर लिखा हुआ है इन दोनों के बारे में उसको पढ़ लीजिएगा। मुझे लग रहा है यहाँ से भी कोई एक क्वेश्चन आना चाहिए इस बार। तो ये हो गया आपके 9 टॉपिक। क्लियर, देख लीजिए भाई, क्लियर। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 10 फिर बायोमॉलिक्यूल से। तो बायोमॉलिक्यूल से कोएंजाइम।
ये जो कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप है वहाँ पर एक बार जाकर के आप देख लीजिएगा बायोमॉलिक्यूल से, और इसको देखने में आपको मात्र 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट में आप एनसीईआरटी में तरस जाइए और कोएंजाइम पढ़िए। देखो कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि बस आपको मैंने बताया नहीं कि आपने एनसीईआरटी खोली नहीं और बस उसमें से 1-2 लाइन पढ़ी और याद हो गया। टॉपिक 11 में मैंने सेल डिवीजन में एक फेज लिख दिया है, बड़ी प्यारी सी एनाफेज। अब ये जो एनाफेज है ये माइटोसिस और मियोसिस दोनों में है, आपको दोनों का पढ़ना है, माइटोसिस का एनाफेज और मियोसिस का एनाफेज। अच्छा मियोसिस में भी एनाफेज 2 होंगे, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकेंड। तो मैंने एनाफेज टॉपिक नाम लिया है, चाहे वो माइटोसिस का हो और चाहे वो मियोसिस का हो, उसे जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा, बाई चांस हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। आगे बढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल। तो जो क्रेब्स साइकिल एनसीईआरटी में दी गई है, जो एनसीईआरटी में डायग्राम है, उस क्रेब्स साइकिल को पढ़ें और इसमें ध्यान रखें, इसमें एटीपी चार्ट, जो एटीपी चार्ट है उस पर भी ध्यान दें, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। तो प्लांट फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में क्रेब्स साइकिल आप जो ध्यान से पढ़ लें। आते हैं टॉपिक नंबर 13। इसी चैप्टर में ईटीएस आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आता है, उसमें साइटोक्रोम आते हैं। तो साइटोक्रोम के बारे में ज़रा पढ़ लीजिएगा, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम A3C वगैरह। तो ये ज़रा देख लीजिएगा साइटोक्रोम क्या है, और हो सकता है कोई एक क्वेश्चन यहाँ से बनाया जाए साइटोक्रोम का इस बार। तो ये दोनों टॉपिक जो मैंने आपको यहाँ लिखे हैं ये एक्चुअल में प्लांट रेस्पिरेशन के हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में 3 ही चैप्टर बचे हुए हैं, बाकी चैप्टर हटा दिए गए हैं, इसलिए प्लांट फिजियोलॉजी से इस बार क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। तो आपको तीनों चैप्टर में बहुत ध्यान से पढ़ना है। 6 क्वेश्चन कम से कम आपको या 7 क्वेश्चन कम से कम आपको वहाँ से मिल सकते हैं। तो ये अभी तक हमने आपको कितने बता दिए टॉपिक बच्चों? 13 टॉपिक, 13 टॉपिक मैंने बता दिए हैं। और अब देखते हैं आगे क्या है स्लाइड में। 14 हार्मोन्स की बात आ गई फिर यहाँ पर, जैसे इसके पहले वाले एपिसोड में मैंने हार्मोन्स के बारे में बताया। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऑक्सिन देखना और ऑक्सिन में जो एपिकल डोमिनेंस फिनोमेना है उस पर फोकस करना है। हो सकता है क्वेश्चन यहीं से आ जाए। तो ऑक्सिन हार्मोन्स के बारे में और उसका जो एपिकल डोमिनेंस फिनोमेना है उसको जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्या है कहानी, हो सकता है यहाँ से कोई क्वेश्चन हो। टॉपिक 15 की बात करते हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं, अस्थमा है, एम्फाइसेमा है, ठीक है। तो जरा रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर, और टॉपिक 16 में बिल्कुल सेम आप देखिए, डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में किसी भी चैप्टर के जो डिसऑर्डर होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, जो डिजीज होती हैं, उनसे क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो फिलहाल अभी आप ये 2 चैप्टर मैंने बताए आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर और एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर। और मुझे लग रहा है कि आपको 5 मई के एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो जल्दी से आप एनसीईआरटी खोलिए भाई, देखो बहुत अच्छा है ये। बैठे घर में बैठे बैठाए आपको रिवीजन के टॉपिक रैंडम, बच्चे पूछते थे रैंडमली हम कैसे करें, तो हमने कहा ये भाई तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। अब तो आपको सोचना भी नहीं पड़ रहा, 7 बजे वीडियो अपलोड होगा, वीडियो जैसे देखेंगे नोट करेंगे और तुरंत पढ़ने बैठ जाएंगे। अब देखो तुरंत ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप खोल लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, एनसीईआरटी से ही खोल लीजिए, ठीक, और एक्सक्रीटरी सिस्टम और तर से पढ़ लीजिए डिसऑर्डर्स क्या हैं, बस आगे बढ़िए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है रैंडमली पढ़ने का। इससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन भी हो जाता है और माइंड भी जो होता है डाइवर्ट नहीं होता है, माइंड और बोर भी नहीं होते आप। एक सिंगल चैप्टर लेके बैठे हैं, वही घंटे 2 घंटे 3 घंटे, मैं रोज़ हर एपिसोड में कह रहा हूँ कि बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैराथन महामैराथन क्लास के नाम पर पूरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। और वो भी मुझे हंसी की तब आती है जब कोई टीचर किसी पर्टिकुलर चैप्टर को कहता है कि हम रिवीजन कराने आए हैं और रिवीजन के बहाने वो फिर से आपका 1-1.5 घंटा लगा देता है। अरे करा दो 10 मिनट में रिवीजन, पूरा चैप्टर करा दो 10 मिनट में रिवीजन, तो मैं मानूँ।
आप 1 घंटा फिर लगा रहे हैं और उसमें भी आप MCQ लेके बैठ गए। क्लास में अगर MCQ लेके बैठना था तो किस बात की क्लास? आप ट्रिक्स बताइए, आप मेमोरी फंडे बताइए, आप LMP बताइए, ताकि बच्चे को कुछ फायदा हो जाए। तो बच्चों जैसे ही आप वीडियो देखें वैसे जो जो टॉपिक मैं आपको बताता जा रहा हूँ तुरंत खोलें और 10 मिनट में 5 मिनट में NCERT से पढ़ करके अपना काम करें, आगे बढ़ें। टॉपिक नंबर 16 हो गया। 17 टॉपिक देखिएगा ब्लड ग्रुप्स। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में ब्लड ग्रुप्स में जो लिखा है NCERT में वो पढ़ना है आपको। अदरवाइज आपको किसी मॉड्यूल का ब्लड ग्रुप्स नहीं पढ़ना है, ना ही किसी टेक्स्ट बुक का पढ़ना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए, अगर आपने बाहर से पढ़ा तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कोई ना कोई लाइन आपकी फंस जाएगी। तो आप NCERT से पढ़ें और ये मुश्किल से आपका 2-4 मिनट में पूरा हो जाएगा। 17 टॉपिक हो चुके हैं, आगे बढ़ते हम लोग। अब आइए टॉपिक 18, फंक्शंस ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। तो नेफ्रॉन में मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर सिर्फ अभी आपको मैं बता रहा हूँ PCT का फंक्शन, DCT का फंक्शन, लूप ऑफ हेनले का फंक्शन। हो सकता है यहाँ से कोई एक क्वेश्चन आपको 5 मई को एग्जाम में मिल जाए। तो तुरंत जैसे ही आप ये वीडियो देखें तुरंत जाएं, बस यही पढ़ें, फिर और कुछ ना पढ़ें उस चैप्टर में, बस ये पढ़ें, आगे बढ़ें। भाई आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, और घर में भी मैंने कहा था कि कोई एक FST घर में लगाओ और एक FST जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो वहाँ डेली चल रही हो। ठीक है, चलिए टॉपिक 19 की बात कर रहे हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट भाई, आ सकता है इस बार मसल कॉन्ट्रैक्शन, और उसमें भी एक्टिन और मायोसिन का जो स्ट्रक्चर होता है उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो मुझे लग रहा हो सकता है यहाँ से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आपकी बार, जो 5 मई को एग्जाम होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब केवल 2 टॉपिक बचे हुए हैं, बस हम आपको बता देते हैं, और इस तरीके से आज के एपिसोड 4 में भी आपके 11th NCERT के 21 टॉपिक्स पूरे हो गए। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में पूरी मैकेनिज्म पढ़ लीजिएगा, सार्कोमियर, क्रॉस ब्रिज, ATP कहाँ टूटती है, कहाँ ATP अटैच होती है, एक्टिन मायोसिन कौन जुड़ता है, हेड में क्या होता है। तो ये पूरे लाइन टू लाइन क्वेश्चंस हैं जो आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एसर्शन रीजन और स्टेटमेंट टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो फौरन आप इस मैकेनिज्म को NCERT से देख करके पढ़ लें। अब आते हैं बिल्कुल अपने आखिरी स्लाइड में, टॉपिक 20, फिर आ गए हार्मोन्स वाले चैप्टर में। अब हार्मोन्स वाले चैप्टर में मैंने अभी इसके पहले शायद बताया था आपको कोई ग्लैंड, अब बता रहा हूँ मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आप एक साथ एकदम से निकालिए और पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ लीजिए। ठीक है, और अब हार्मोन पर अब वही चैप्टर, आप यही चैप्टर खोलेंगे रिवीजन के लिए, तो मैं तुरंत आपको उसी चैप्टर में एक और टॉपिक दे रहा हूँ, वो पढ़ लीजिएगा, हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। देखो अभी मैंने एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स क्या हैं, एड्रीनल मेडुला के भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 20 टॉपिक हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड और 21 हो गया आपका हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो इस तरीके से आज के एपिसोड 4 में भी आपके 21 टॉपिक्स हो गए। जल्दी जल्दी आप लोग देख लीजिए, ये देखिए 18 और 19 टॉपिक क्या है, फिर देखिए 14, 15, 16 और 17 क्या है, फिर देखिए आपका 10, 11, 12, 13 क्या है, फिर देखिए आपका 5, 6, 7, 8, 9 क्या है, फिर देखिए आप 1, 2, 3, 4 क्या है, एपिसोड 4। और ये थी आज की एपिसोड 4 की वरदान सीरीज। तो इस तरीके से आज ये चौथा एपिसोड हो गया है, और अब आपके 2 एपिसोड हो गए 12th की NCERT के, और 2 एपिसोड हो गए आपके 11th की NCERT के। क्लियर बच्चों, 21, 21, 21, 21। अब आप जोड़ लीजिए 21 × 4, आपके पास टॉपिक पहुंच गए हैं 84। क्लियर बच्चों, तो आशा करते हैं कि 7 एपिसोड में से 4 एपिसोड हो चुके हैं, और इन 4 एपिसोड की हेल्प से आपका रिवीजन भी हो गया, और हमारे अनुभव और एक्सपीरियंस के आधार पर 5 मई को देखते हैं इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। टॉपिक देखो, क्वेश्चन तो NCERT से ही आएंगे, और ऐसा भी नहीं कि हम जो टॉपिक बता रहे हैं उससे ना आए, उससे भी आएंगे, उसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वहाँ से भी आएंगे। बस एक तरीका बता रहे हैं कि बाई चांस अगर कभी इन टॉपिक से क्वेश्चन आया और आपका फोकस कम रहा तो हो सकता है कोई सिली मिस्टेक्स हो जाए, तो वो सिली मिस्टेक्स आपसे ना हो, बस इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। बाकी आप पूरा का पूरा रिवाइज करिए, 11th की भी NCERT और
ट्वेल्थ की भी एनसीईआरटी। मिलते हैं अगले एपिसोड 5th में फिर से ट्वेल्थ एनसीईआरटी के किसी बेहतरीन 21 टॉपिक्स के साथ, जिनकी उम्मीद है कि वो 5 मई के एग्जाम में आएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, दोनों एनसीईआरटी में हजारों टॉपिक हैं, क्वेश्चन केवल 100 बनने हैं, उनमें से भी कुछ रिपीट होते हैं, यानी केवल दोनों एनसीईआरटी को मिला करके कोई 90 टॉपिक्स होंगे जिनसे आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड वरदान सीरीज एपिसोड नंबर 5 में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय।